Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर 6 के अंडरस्टैंडिंग मीडिया यानी कि संचार माध्यमों को समझना। बेटा हमने इसके 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। उन 10 क्वेश्चंस में हमने जाना था कि संचार माध्यम क्या होते हैं, एक इंडिपेंडेंट मीडिया क्या है, मीडिया क्या होता है, मास मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने वो तरीके भी लिखे थे, वो वेज भी लिखे थे जिसके द्वारा लोग सरकार के कार्यों में भाग लेते हैं। क्या क्या कर सकते हैं लोग, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट, वो सार्वजनिक विरोध कर सकते हैं, स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन, ठीक है, एक हस्ताक्षर अभियान स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि सोर्स ऑफ इनकम, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मास मीडिया, कि मास मीडिया के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो बेटा जो वो एड देते हैं ना, अपने जो वो विज्ञापन देते हैं, उन्हीं से उन्हें एड मतलब पैसा मिलता है। हम अपना टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं तो बीच बीच में ना चाहते हुए भी जो हमें एड देखनी पड़ती है, इसी से उन्हें पैसा मिलता है और वो अपने सभी खर्चों को चलाते हैं। तो इसी के तहत कभी भी वो इन प्रोडक्ट्स के बारे में या इन प्रोडक्ट्स के जो मालिक हैं उनके विरोध में कुछ ऐसा नहीं कह पाते, इस कारण हमारे पास कोई बैलेंस रिपोर्ट भी नहीं आ पाती। तो बेटा आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं, चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, संतुलित रिपोर्ट को परिभाषित करें। संतुलित रिपोर्ट मतलब बैलेंस्ड रिपोर्ट। बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है? संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है और फिर पाठक को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। मतलब किसी भी एक विषय के हर दृष्टिकोण पर चर्चा की जाती है। जैसे कि आपने अपने चैप्टर के अंदर 2 रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। एक हमने डेली इंडिया की पढ़ी थी और एक हमने पढ़ी थी जिसके अंदर बताया गया था, जो पहली रिपोर्ट हमने पढ़ी वो भी संतुलित नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर जो लाखों मजदूर जो बेरोजगार हो रहे थे उनके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट थी इंडिया डेली की, वो भी संतुलित नहीं थी, क्योंकि उसमें पर्यावरण के मैटर को नहीं उठाया गया। तो इनमें से एक भी रिपोर्ट बैलेंस नहीं थी। बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जिसमें उसके हर एक दृष्टिकोण पर चर्चा की जाए, किसी भी विषय के हर दृष्टिकोण पर चर्चा की जाए, उसे ही हम बैलेंस रिपोर्ट कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं? तो बेटा सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप से तात्पर्य सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। बेटा जब सरकार को ऐसा लगता है कि इस प्रकार का कोई विवरण प्रकाशित करने से समाज पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो सरकार उस पर सेंसर लगाती है। जैसे कि मूवी का कोई सीन, गाने के कोई बोल या कोई ऐसी न्यूज़ जिसका समाज पर गलत इफेक्ट पड़ सकता हो, तो सरकार उसे दिखाने पर प्रतिबंध लगा देती है, जिसे हम सेंसरशिप कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो बेटा जो प्रजातंत्र के अंदर, हमारे देश में भी प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में संचार माध्यम निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 1, यह सरकार की नीतियों और कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराते हैं कि सरकार क्या क्या नई नीतियां चला रही है और सरकार कौन कौन से नए काम कर रही है, उसके बारे में जनता को अवगत कराते हैं, जनता का ध्यान उस ओर आकर्षित कराते हैं। नंबर 2, संचार माध्यम जनता को नए मुद्दों से अवगत कराते हैं। क्या क्या नए इशू समाज में उठ रहे हैं, उन सभी के प्रति जनता को अवगत कराते हैं। प्रश्न नंबर 3, संचार माध्यम सरकार की नई नीतियों और कार्यक्रमों का प्रसार करते हैं। सरकार ने जो भी नई नीतियां या नई पॉलिसियां सरकार ने जो बनाई हैं, ठीक है, या जो भी नए प्रोग्राम सरकार कर रही है, ठीक है, उसका प्रसार करते हैं। मतलब सरकार क्या क्या काम कर रही है, ठीक है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे लोगों को, इस तरीके से उनका प्रसार भी करती है। नंबर 4,
संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार लोग अपनी राय बनाते हैं। और जो संचार माध्यम ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लोग गवर्नमेंट के कार्यों के बारे में जान सकते हैं और उनको देखते हुए अपनी राय बनाते हैं कि क्या उनकी राय में ये काम ठीक है या गलत है, उनको सरकार का विरोध करना चाहिए या सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए, कुछ भी। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं। एजेंडा मतलब मसौदा तय करते हैं। इनका प्रजातंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने पक्ष के बारे में 2 उदाहरण भी दीजिए। तो बेटा संचार माध्यम एजेंडा बनाकर प्रजातंत्र पर निम्न तरीके से प्रभाव डालते हैं। किसी भी मुद्दे को वो इतना ज़्यादा दिखाते हैं कि वो एक एजेंडा बन जाता है। जैसे कि संचार माध्यमों के द्वारा ही लोग सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सरकार जो भी काम कर रही है डायरेक्ट लोगों को बताने तो नहीं आ रही है, लेकिन इन संचार माध्यमों के द्वारा हम सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संचार माध्यम जिन मुद्दों को एजेंडा के रूप में सामने लाते हैं, लोग उसी के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। ठीक है। जैसा जैसा मीडिया हमें बताती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में उस एजेंडा को लेकर अपने विचार सेट होने लगते हैं। कभी कभी सरकार कुछ विवरण प्रकाशित या प्रदर्शित करने पर भी रोक लगा देती है। इसे हम सेंसरशिप कहते हैं। इसके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया था। वहीं दूसरी ओर संचार माध्यम व्यापारिक प्रतिष्ठानों के नियंत्रण में भी होते हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनके नियंत्रण में होते हैं, तो इस कारण वो ये बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के विरोध में कुछ नहीं बोल पाते और ना ही कुछ प्रकाशित कर पाते हैं। तो इस प्रकार जो उनकी रिपोर्ट होती है वो बैलेंस्ड नहीं हो सकती। ठीक है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण होने से संचार माध्यम उनके फायदे के लिए काम करते हैं, सिर्फ उनके बेनिफिट के लिए काम करते हैं, जिस कारण हमें कोई भी संतुलित रिपोर्ट नहीं मिल पाती है। 2 उदाहरण, क्या 2 उदाहरण है? जैसे कि साफ पीने का पानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को पानी से लगने वाली बीमारियां लगती हैं और हर साल कई लोग इस कारण मर जाते हैं। लेकिन मीडिया का ध्यान इस ओर कभी नहीं गया, क्योंकि मीडिया को ये सब दिखाने से कोई फायदा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर फैशन वीक में डिजाइनरों द्वारा बनाए गए कपड़ों का प्रदर्शन समाचारों में मुख्य सुर्खियां पाता है, क्योंकि इससे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बहुत फायदा होता है। डिजाइनर्स कपड़े दिखाते हैं अपने, क्योंकि व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा यही कपड़े बनकर फिर मार्केट में आते हैं और लोग इन्हें परचेज करते हैं, जिसके कारण इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बहुत फायदा होता है और ये अपनी ऐड दिखाने के लिए भी इन संचार माध्यमों को बहुत सा पैसा देते हैं। तो संचार माध्यम इस तरीके की न्यूज़ को अपने समाचार पत्रों में या टीवी चैनलों पर देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 15, आपातकाल के दौरान सरकार ने मीडिया पर सेंसर कब लगाया? तो बेटा जब भारत में इमरजेंसी आई वो समय था 1975 से 1978 तक का, मीन्स 1975 से 1978 तक का समय। प्रश्न नंबर 16, प्रारंभिक टेलीविज़न का नाम क्या था? तो बेटा जो सबसे पहले टेलीविज़न आया उसको टेलीवाइज़र के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, टेलीवाइज़र का आविष्कार किसने किया? टेलीवाइज़र का आविष्कार जॉन एल बर्ड ने किया था। सर्वप्रथम जो है टेलीविज़न का आरंभिक जो रूप था उसे टेलीवाइज़र कहा जाता था, जिसका आविष्कार जॉन एल बर्ड ने किया था। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 17। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सार्वजनिक विरोध से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक विरोध एक ऐसा विरोध जिसमें सभी लोगों ने मिलकर भाग लिया हो या एक देश के बहुत सारे लोगों ने मिलकर पार्ट लिया हो। इसमें विशाल जनसंख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। ठीक है, लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार के किसी भी निर्णय के विरुद्ध वो आवाज़ उठाते हैं, खुले रूप में अपना विरोध करते हैं। जैसे कि वो रैली निकालते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। हस्ताक्षर अभियान में क्या होता है, एक याचिका लिखकर उस पर लोग साइन करते हैं और फिर उस याचिका को आगे सरकार तक सौंपा जाता है।
या फिर सड़कों को अवरुद्ध करते हैं, सड़कों पर जाम लगाते हैं, ठीक है, जिस कारण भी लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग सार्वजनिक विरोध कर सकते हैं। तो बेटा ये जो चैप्टर में हमने 1 to 18 क्वेश्चन कर लिए हैं, आपने इन क्वेश्चंस को लर्न भी करना है और लिखना भी है। बेटा जब आप इन्हें लिखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए और आपने ये भी ध्यान देना है कि कहीं कोई वर्ड आप गलत तो नहीं लिख रहे हैं, तो उसे आप 2 बार चेक करें। ठीक है बेटा, ओके।